डोमिनिका अपने घर में आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही होती है। दूसरी तरफ नैश किसी चीज का वेट कर रहा है। तभी उसको कुछ मैसेज मिलते हैं। वो उन मैसेज में से कोड को नोट करता है और चिट फाड़कर अपने पेन पर रोल करके उस कोड को पढ़ता है। इधर डोमिनिका सुबह अपनी माँ के रूम में आती है और वो अपनी माँ से पूछती है, तुम्हारी रात कैसी रही? वो बताती हैं, लिटिल स्टिफ। और उसके बाद डोमिनिका तैयार होने में अपनी माँ की मदद करती है और उसके बाद वो अपनी माँ को सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उनकी एक्सरसाइज करवाती है। दूसरी तरफ नैश मेट्रो में चढ़ता है। उसके साइड में पुलिस वाला उसको देखता है तो नैश उससे अपनी आंखें चुराता है और वहाँ से निकलकर सीधा एक कैफे में चला जाता है। इधर डोमिनिका की माँ की केयर टेकर आ जाती है। उसके आते ही डोमिनिका जल्दी से थिएटर चली जाती है और वहाँ जल्दी से रेडी होती है। डोमिनिका रूस की एक बहुत बेहतरीन बैले डांसर है। दूसरी तरफ नैश कैफे से निकलकर किसी से मिलने के लिए चला जाता है। इधर डोमिनिका के डांस शुरू होने से पहले उसका अंकल इवान उसको गैंगस्टर दिमित्री से मिलवाता है और इवान खुद रूसी खुफिया एजेंसी का डिप्टी डायरेक्टर है। दिमित्री डोमिनिका से बोलता है, तुमको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बोलना, और साथ में एक फोटो खिंचवाने के लिए पूछता है। वो 7 फोटो खिंचवाते हैं पर दिमित्री डोमिनिका की कमर पर गलत तरीके से हाथ लगाता है। सबके सामने खड़े होने की वजह से डोमिनिका कोई रिएक्शन नहीं देती। अब उसका सोलो बैले डांस शुरू होता है। वो बहुत लाजवाब डांस करती है और फिर उसका पार्टनर उसको ज्वाइन करता है और वो दोनों बहुत खूबसूरती के साथ डांस कर रहे होते हैं। लेकिन डांस करते करते उसका पार्टनर डोमिनिका के पैर पे ही कूद जाता है, जिसकी वजह से डोमिनिका का पैर टूट जाता है। इधर नैश एक आदमी को क्रॉस करता हुआ चुपके से उसे सामान देता है, पर अचानक वहाँ पुलिस आ जाने की वजह से नैश अपनी गन निकालकर फायर कर देता है, जिससे पुलिस वाला उस दूसरे आदमी को छोड़ के नैश के पीछे भागने लगते हैं। नैश उनसे भागता हुआ अमेरिकन दूतावास में खुद को सरेंडर कर देता है। इधर डोमिनिका को हॉस्पिटल लाया जाता है। अब नैश का राज खुलता है। वो एक अमेरिका का CIA एजेंट है और जिससे वो मिला था वो एक अमेरिका का जासूस था जो रूस की सेना में ही काम करता था और उसका कोड नेम था मार्बल। नैश की पहचान खुल जाने की वजह से उसको वापस अमेरिका भेज देते हैं। अब डोमिनिका का अंकल इवान रूसी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ज़ारखोवा और जनरल से मिलने आता है। ज़ारखोवा उससे डोमिनिका के बारे में पूछता है। इवान बताता है वो हॉस्पिटल में है और उसकी सर्जरी चल रही है। फिर ज़ारखोवा कल रात नैश वाले मामले की बात इवान को बताता है और वो कहता है कि नैश को पहचान लिया गया है, वो एक CIA का एजेंट है। तभी जनरल कहता है, पर ये दूसरा आदमी कौन था उसके पास, ये अभी तक नहीं पता चला है। तो ज़ारखोवा इवान से उस आदमी के बारे में पता करने के लिए बोलता है। अब हॉस्पिटल में डोमिनिका जागती है और अपने पैर की हालत को देखते हुए बहुत रोती है। फिर 3 महीने ऐसे ही गुजर जाने के बाद इवान डोमिनिका से मिलने उसके घर आता है और उसको बताता है कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारी जगह किसी और लड़की को रख लिया है, उसका नाम सोनिया है, पर वो तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। तभी डोमिनिका कहती है, क्या आप सहानुभूति जताने आए हैं? वो कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्योंकि अब तुम कैसे अपनी माँ का इलाज और इस घर का खर्चा उठा पाओगी। और कहता है, जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे पास आना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। और उसको बताता है, तुम्हारा एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, वो पहले से ही प्लान था। और उसको उसके को पार्टनर और सोनिया के बीच हुई बातचीत की एक रिकॉर्डिंग और कुछ फोटोज देता है, जिससे साबित हो जाता है कि इवान सही कह रहा था। डोमिनिका ये जानकर बहुत दुखी होती है। वो फिर चुपचाप थिएटर पहुंचती है और अपने को पार्टनर के साथ सोनिया को वहाँ के वुमेन लॉकर रूम में एक साथ गलत पोजीशन में देख लेती है और वो इतना गुस्सा होती है कि वो उन दोनों पर बहुत जोर से वार कर देती है, जिससे बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। फिर वो वहाँ से आकर फोन बूथ से एक अनजान कॉल पुलिस वालों को करके थिएटर के एक्सीडेंट के बारे में बताती है। फिर अगले दिन सीधा इवान से मिलने चली जाती है। इवान अपने ऑफिस के बाहर ही उससे मिलता है और उससे कहता है कि तुमको अपनी माँ का इलाज जारी रखना है और साथ ही अपने घर में बने रहना है, तो तुमको एक काम करना होगा। डोमिनिका पूछती है, कैसा काम? वो बताता है, हमारी गवर्नमेंट रूसी गैंगस्टर दिमित्री के बारे में और जानना चाहती है और दिमित्री तुमको पसंद करता है, तुमको उसका भरोसा जीतना है। डोमिनिका अपनी माँ के कारण इवान की बात मान जाती है। अब वो उससे होटल में मिलने जाती है, जहाँ दिमित्री हर फ्राइडे को आता है। वो अपने होटल रूम में जाकर नहाती है और रेड कलर की बहुत सुंदर ड्रेस पहनती है और होटल के बार में जाकर बैठ जाती है। दिमित्री वहाँ आकर उसे देख लेता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ किसी अपने से तो मिलने नहीं आई हो, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? डोमिनिका कुछ पल रुककर उसको बताती है, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ। दिमित्री उससे पूछता है, तुमको मुझसे क्या चाहिए? डोमिनिका बताती है कि मेरा बचपन में सिर्फ एक सपना था कि मैं एक डांसर बनूं, जिसकी वजह से लोग मुझको स्पेशल कहते थे। अब मुझको फिर से स्पेशल फील करना है। फिर वो दिमित्री और उसके गार्ड्स के साथ अपने रूम में जाती है। दिमित्री अपने गार्ड्स को वहां से भेज देता है
और वहाँ बेड पे बैठकर डोमिनिका से उसके कपड़े उतारने को कहता है। वो वैसा ही करती है। वो उसके पास आती है। दिमित्री उसको धीरे से छूता है और कुछ ही पल में अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके साथ जबरदस्ती करता चला जाता है। डोमिनिका उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो उस पर हावी हो जाता है। डोमिनिका मदद के लिए अपने दरवाजे पर देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि इवान ने उससे वादा किया था कि वो डोमिनिका को कुछ नहीं होने देगा। तभी वहाँ एकदम से एक आदमी हेलमेट पहनकर तार से दिमित्री के गर्दन को दबा देता है और उसे मारकर वो डोमिनिका को कपड़े देकर अपने साथ एक खुफिया जगह पहुँचता है। वो अपने चेहरे से नकाब हटाता है। वो इवान के द्वारा भेजा रूसी एजेंट था। फिर इवान खुद डोमिनिका के पास आता है। डोमिनिका उससे कहती है, तुमको पता था कि वहाँ क्या होगा, फिर भी तुमने मुझको वहाँ भेजा। मैं मरना नहीं चाहती। इवान कहता है, ये तुम्हारा नया जन्म है और अब मैं तुमको ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ और उस ट्रेनिंग सेंटर में बहुत कम लोग ही सरवाइव कर पाते हैं और तुमको हर हालत में कामयाब होना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर डोमिनिका को एक रेड स्पैरो की खुफिया और क्रूर ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाता है। वहाँ उसको वार्डन मैट्रन मिलती है। वो डोमिनिका को बताती है, तुम यहाँ किसी को अपनी पहचान नहीं बताओगी और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और उनका फोकस जासूसी करने के लिए यौन गतिविधियों और रोमांस का लालच देकर अपने खुफिया ऑपरेशंस को कामयाब करना होता है। वहाँ उसको लॉक खोलना, फॉरेंसिक क्लासेस, साथ ही कुछ केस स्टडी के बारे में बताकर उनसे ही सवाल करते हैं। फिर एक शाम डोमिनिका अकेले नहा रही होती है। तभी वहाँ अचानक से उसका को कैडेट निकोल आकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। डोमिनिका तभी एक हैंडल तोड़कर निकोल को मारती चली जाती है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसकी इस हरकत की वजह से जनरल वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में आता है। डोमिनिका बताती है कि निकोल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। जनरल सबको बाहर भेज देता है और डोमिनिका से कहता है, एक बार मैं और मेरी वाइफ ने तुम्हारा डांस देखा था। डोमिनिका कहती है वो एक अलग जिंदगी थी। इतना सुनने के बाद जनरल उसको भेज देता है। अब क्लास में डोमिनिका के सामने निकोल को बुलाया जाता है। उसकी वार्डन डोमिनिका से कहती है, निकोल को जो चाहिए वो उसको दे दो। डोमिनिका फिर अपने कपड़े उतारकर उसके सामने बैठ जाती है पर निकोल कुछ नहीं कर पाता और गुस्से से वापस चला जाता है और ये सब जनरल भी देख रहा था। अब इवान डोमिनिका को एक असाइनमेंट देता है जिसमें वो नैश के करीब जाकर उसका विश्वास जीतकर उस डबल एजेंट का नाम पता कर सके और उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें बुडापेस्ट जाना होगा। डोमिनिका बुडापेस्ट में मार्था के यहाँ जाती है। वो भी एक रेड स्पैरो होती है। फिर डोमिनिका अगले दिन अपने काम पर लग जाती है और नैश को सब जगह फॉलो करने लगती है और फिर वो उसी स्विमिंग पूल की मेंबरशिप ले लेती है जहाँ नैश हमेशा जाया करता है। वो फॉर्म में अपना असली नाम लिखती है, डोमिनिका, और फिर वो स्विम सूट पहनकर नैश के बगल से निकल कर जाती है। नैश उसको पलट कर देखता है और फिर जब वो डाइव लगाती है नैश तभी भी उसे देखता है और डोमिनिका के वहाँ से बाहर आने के बाद नैश उसको रोककर उससे बात करता है। डोमिनिका बताती है कि वो एक ट्रांसलेटर है और यहाँ दूतावास में ही काम करती है। नैश अपने आप को एक मेडिकल सलाहकार बताता है। फिर डोमिनिका ट्रैम्प में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो अगले दिन पूल पर जाती है पर नैश वहाँ नहीं मिलता। फिर वो लॉकर की चाबी देकर वापस अपनी आईडी मांगती है पर उसको आईडी नहीं मिलती। असल में उसकी आईडी नैश ने ही चुरा ली थी। फिर नैश अपने CIA के बॉस को बताता है, इसको हम अपने साथ अगर भर्ती कर लें तो एकदम सही होगा क्योंकि इवान की भतीजी है। इतना सुनने के बाद वो नैश को उसके पीछे लगा देते हैं। अगले दिन डोमिनिका एक इवेंट में जाती है। वहाँ नैश पहले से ही होता है। वो उसके पास आता है और वो उसका असली नाम लेता है तो डोमिनिका कहती है, ओह तो तुमने मेरी आईडी चुराई थी। फिर नैश उसे साथ डिनर करने के लिए पूछता है। डोमिनिका अगले दिन चलने के लिए राजी हो जाती है। वो वापस अपार्टमेंट में आती है पर वहाँ उसकी रूम पार्टनर न होने की वजह से वो उसके रूम में जाकर खोजबीन करती है तो उसको पता चलता है कि मार्टा को अमेरिकन सेनेटर के चीफ से कुछ खुफिया जानकारी खरीदने के लिए वहाँ नियुक्त किया गया है। इतने में मार्टा घर वापस आ जाती है। डोमिनिका तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। इधर नैश उसका डिनर पर इंतजार कर रहा होता है और उसके न आने पर वो अपने घर वापस चला जाता है। डोमिनिका भी उसके पीछा करते करते उसके घर पर आ जाती है। नैश उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है, मेरे बॉस ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और फिर वो वापस अपने घर चली जाती है। अगली सुबह वो वापस चुपचाप नैश के घर में आती है और कुछ खोजबीन करने के बाद एक नैश के फिंगरप्रिंट वाले ग्लास को अपने बैग में रखकर वापस अपने घर आ जाती है। घर आने पर उसे उसका अंकल इवान वहाँ मिलता है। डोमिनिका बताती है कि नैश ने उसको बताया उस रात पार्क में गोली क्यों चलाई और उसको मुझ पर भरोसा होने लगा है।
ये बात जानकर इवान खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। अगली शाम डोमिनिका वापस अपार्टमेंट में आती है। तभी रूसी एजेंट उसको पकड़कर बाथरूम में मार्टा की लाश के पास ले जाकर कहता है, ये तुम्हारे सीक्रेट बताने का नतीजा है और ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। असल में डोमिनिका ने मार्टा को एक सीक्रेट बता दिया था और वो सीक्रेट मार्टा ने अपने बॉस को बताया था। इधर नैश और उसके बॉस को पता चल जाता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। इधर डोमिनिका से पुलिस पूछताछ करती है और प्रोटेक्शन लेने को कहती है, पर वो सबको मना करके वहाँ से जैसे ही निकलती है, नैश पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा मिलता है। वो उसको अपने घर ले जाता है और उसको बताता है कि मुझको पता चल गया है कि तुम एक स्पैरो हो, लेकिन मुझको ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई आदमी अपनी ही भतीजी को स्पैरो क्यों बनाएगा। फिर डोमिनिका उसको सारी सच्चाई बता देती है और कहती है, अंकल ने मुझको 2 चॉइस दी थी, या तो मैं अब मर जाऊं या स्पैरो बन जाऊं, और मार्टा को मारकर उन्होंने मुझको मैसेज दिया है कि अगर मैं वो नहीं करूंगी जो वो चाहते हैं तो वो मुझे भी मार डालेंगे। तो नैश उससे पूछता है वो क्या चाहते हैं, तो डोमिनिका बताती है उनको उस आदमी का नाम चाहिए जिसको तुमने पार्क में बचाया था। नैश कहता है वो कभी नहीं हो सकता। डोमिनिका कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो नैश उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है। तो डोमिनिका कहती है इसमें अलग क्या है, यहाँ पर भी मैं वही कर रही हूँ। तो नैश कहता है तुम्हें यहाँ स्पैरो के जैसा अपना शरीर यूज नहीं करना पड़ेगा, और फिर वो सोने चली जाती है। तभी अचानक आधी रात को डोमिनिका की आंख खुलती है। वो नैश के पास जाकर उससे पूछती है क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। नैश वादा करता है हाँ। अगली सुबह नैश डोमिनिका से कहता है कि तुम अपना डेली वाला रूटीन को कंटिन्यू करो, किसी को शक न हो। अब मेरे बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करो जो तुम्हें अपने सीनियर्स को देनी है। अब मेरे इशारे का इंतजार करना। फिर कुछ दिनों के बाद नैश के बॉस डोमिनिका को लाइव डिटेक्टिव टेस्ट देने के लिए बुलाते हैं और वो फिर उससे पूछताछ करते हैं। तो उनको यकीन हो जाता है कि डोमिनिका अब अमेरिकन के साथ है। फिर डोमिनिका उनको एक जानकारी देती है और बताती है अमेरिकन सेनेटर की चीफ रूस के लिए काम कर रही है और वो पैसे के लिए अमेरिका के सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम की सारी जानकारी देने वाली है और उसके लिए ही मैं लंदन जा रही हूँ। और ये सब बताने के बाद वो नैश के बॉस से कहती है कि मेरा एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है, उसमें $30,000 डलवा दो। वो मान जाते हैं। अब डोमिनिका लंदन पहुँचती है और वहाँ होटल के बार में बैठकर स्टेफनी का इंतजार करती है। वो आती है और डोमिनिका उसको अपने रूम में ले जाती है। वहाँ वो स्टेफनी को पैसे देकर उसकी सारी फ्लॉपी ले लेती है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस थी। डोमिनिका मौका लगते ही उन फ्लॉपीज को बदल देती है। नैश और सीआईए उसको ऐसा करते हुए कैमरे में देख रहे होते हैं। वो अदला बदली करके तुरंत रूम छोड़ देते हैं। नैश तुरंत जाकर उन फ्लॉपियों को निकाल लेता है और स्टेफनी जैसे ही नीचे आती है तो स्पेशल स्टाफ वाले जैसे उसको पकड़ने ही वाले होते हैं। वो घबराकर वहाँ से हटती है तो एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। अब नैश को उसके बॉस का कॉल आता है। वो बताती है हमारे अलावा वहाँ रूसी एजेंट भी था क्योंकि स्टेफनी को मार दिया गया है और अगर उनको शक हो गया तो डोमिनिका को भी मार देंगे। इधर डोमिनिका को वापस रूस बुलाया जाता है। नैश उसको रोकने के लिए एयरपोर्ट तक आता है पर देर हो जाती है। वो लोग डोमिनिका को रूस ले आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने स्टेफनी के बारे में बताया। वो मना करती है। फिर वो डोमिनिका को टॉर्चर करना शुरू करते हैं। वो बहुत अलग अलग तरीके से उसको टॉर्चर करते हैं पर डोमिनिका अपनी बात पर अड़ी रहती है। फिर इवान आता है। डोमिनिका उससे कहती है कि मैं सच्ची देशभक्त हूँ और मुझको वापस भेज दो, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुझको उस रूसी जासूस का नाम पता करने दो। इवान अब जारखोव और जनरल से मिलता है। जनरल बताता है डोमिनिका तुम्हारा बेवकूफ बना रही है, अगर यकीन न हो तो उसको वापस नैश के पास भेज के देखो और हमारे एजेंट को उसके पीछे लगा दो। अगर वो हमको धोखा देती है तभी इवान कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं उसको खुद मरवा दूंगा। वो डोमिनिका को वापस नैश के पास भेज देता है। नैश उसको देखकर उसे गले लगा लेता है। फिर वो उससे पूछता है तुमको छोड़ कैसे दिया। तो डोमिनिका बताती है क्योंकि मैंने उनको बताया कि तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो कि उस जासूस का नाम बता दोगे, और कहती है तुम मुझको अमेरिका भेज दो, वहाँ मैं सेफ रहूंगी और $30,000 की जगह मुझे $2.5 लाख दे दो जिससे वो अमेरिका में सेटल हो जाए। नैश मान जाता है और उसकी माँ को यहाँ से निकालकर अमेरिका भिजवाने का वादा भी करता है। डोमिनिका उसे किस करती है। अब आधी रात को डोमिनिका जागती है और नैश को ढूंढती है। वो देखती है रूसी एजेंट ने उसके मुंह पर कपड़ा ठूसकर उसके गले को तार से दबा रखा है। डोमिनिका अब एजेंट के साथ ही मिल जाती है। पहले नैश के हाथ बांधती है और उससे उस रूसी जासूस का नाम पूछती है। नैश कुछ नहीं बताता। अब वो एजेंट उसको टॉर्चर करने लगता है। तभी डोमिनिका मौका देखकर एजेंट पर हमला कर देती है और नैश को छुड़ा लेती है, पर वो एजेंट उन दोनों को ही बहुत ज्यादा घायल कर देता है। फिर भी डोमिनिका उस एजेंट को मार देती है। घायल हालत में ही नैश डोमिनिका से कहता है कि तुम अमेरिकन दूतावास में कॉल करो। अगली सुबह जब डोमिनिका जागती है तो खुद को एक गुप्त हॉस्पिटल में पाती है। वो वहाँ से बाहर आकर खड़ी ही होती है, तभी वहाँ रूसी जनरल आ जाता है। डोमिनिका उसको देखकर घबरा
जाती है। वो कहता है तुमने हमारे एजेंट को मारा। डोमिनिका कहती है मैं उसका कारण बता सकती हूँ। फिर जनरल उसको बताता है मेरी वाइफ एक डांसर थी, पर जब वो बीमार पड़ी तो रूस में उसका इलाज न हो सका, लेकिन उन्होंने अमेरिकन डॉक्टरों से भी इलाज करवाने से मना कर दिया। अगर उसको उस टाइम इलाज मिल जाता तो आज वो जिंदा होती। और बताता है कि मैं जेल में पैदा हुआ था और कुछ सालों के बाद जब मैं जवान हुआ तो मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं वहाँ जेल में रहकर मर जाऊं या अमेरिकन को दोस्त बनाकर अपनी आजादी ले लूं। तो जनरल अब उससे बताता है कि जिस जासूस को तुम तलाश रही हो वो मैं हूँ, और अब तुम अपने अंकल को मेरा नाम बता दो। डोमिनिका कहती है कि वो आपको मार देंगे। जनरल कहता है इससे उनका भरोसा तुम पर और हो जाएगा और तुम मेरी जगह ले लेना, और उससे तुम मेरा ही काम आगे बढ़ाओगी। डोमिनिका अभी भी मना करती है तो जनरल कहता है यही एक तरीका है, तुम अपनी माँ के पास वापस जा सकती हो, और कहकर वहाँ से चला जाता है। डोमिनिका अपने आप को अमेरिकन्स को सरेंडर कर देती है और रूस के राजदूत से मिलने को कहती है। राजदूत आता है। डोमिनिका उससे कहती है कि मुझको रूसी चीफ ज़ारखोव से मिलना है क्योंकि मैंने उनके जासूस का पता निकाल लिया है। वो कॉल करके ज़ारखोव को जासूस का नाम बता देती है। इधर जनरल अपने घर आकर पकड़े जाने से पहले अपनी पसंद